नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है और आप सबका स्वागत है स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर्स सेट 3। ये करंट अफेयर्स हम जून 2020 से अप्रैल 2021 तक के बीच के कवर करेंगे। आप इस माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं स्टडी आई क्यू के प्लेटफॉर्म पे। आपको ये PDFs @कपिल लाइव टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे भी @कपिल सिक्का पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि विद रिगार्ड टू इनिशियल पब्लिक ऑफर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, आईपीओ को लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आईपीओ हमेशा न्यूज़ में हम सुनते रहते हैं। पहला है आईपीओ सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक इन प्राइमरी मार्केट। आईपीओ सेलिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स टू पब्लिक सेक्टर इन प्राइमरी मार्केट। ठीक है, तीसरी बात है सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू कॉर्पोरेट सेक्टर इन सेकेंडरी मार्केट। सेलिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन प्राइमरी मार्केट। अच्छा, जब भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा होता हूँ तो आपका क्या टास्क है, आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो एक्सप्लेनेशन के थ्रू उसको सॉल्व करिए। देखिए, आईपीओ के लिए सबसे पहली बात याद रखने वाली है कि नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल है तो प्राइमरी मार्केट में आएगा। प्राइमरी मार्केट से ये ऑफर जो है स्टॉक होल्डर्स को या शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ किसी कंपनी में, तो वो कंपनी अपने पहली बार जब स्टॉक लाएगी मार्केट में तो उसको हम आईपीओ कहेंगे। तो अगर मैंने वो स्टॉक डायरेक्टली कंपनी से ख़रीदा है तो मैं आईपीओ में पार्टिसिपेट हुआ और मैं आईपीओ के थ्रू शेयर होल्डर बना। लेकिन अगर वो स्टॉक मैंने किसी दूसरे पर्सन से ख़रीदा है जिसने कंपनी से ख़रीदा था, तो वो सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत टाइम से बात कर रही है कि वो LIC का आईपीओ लाएगी, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है LIC के आईपीओ लाने की बात कर रही है, तो इसलिए टर्म बार बार न्यूज़ में आता है। तो आईपीओ क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैपिटल मार्केट के पार्ट होते हैं। न्यू सिक्योरिटीज़, शेयर्स, स्टॉक्स, गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहती है, वो आईपीओ के रूट से अपने शेयर्स को बेचती है या मनी को रेस करती है। ठीक है, अब जब ये सेकेंडरी मार्केट में चले जाते हैं तो पर्सन टू पर्सन स्टॉक एक्सचेंज या कंपनी टू कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे इसकी खरीद फरोख्त होती है। तो याद रखने वाली बात है कि आईपीओ जब आपको मिल जाता है, लेटर से आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया, जब आपको आईपीओ अलॉट हो गया, उसके बाद इसकी स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग के बाद आप उस स्टॉक को किसी और थर्ड फोर्थ पर्सन को, किसी भी सेकेंडरी पर्सन को बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। DRI हमेशा न्यूज़ में रहती है, तो देखते हैं DRI के बारे में क्या पूछा हुआ है। ये इंडिया की चीफ एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस बॉडी है, इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशंस देखती है। इट वर्क्स अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्यों करेक्ट हैं? क्योंकि DRI जो है वो इंडिया की चीफ एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस विंग है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। जब आप IRS बनेंगे, कस्टम ऑफिसर बनेंगे, तब आप इसी ऑर्गेनाइजेशन में, कभी आपको यहाँ पे भी डिप्यूटेशन मिलेगा, तो आपको पता चलेगा DRI कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, अब DRI क्यों इस बार न्यूज़ में थी? हमेशा ही रहती है। इस बार इसने पहली बार एक वाइल्ड लाइफ सिंडिकेट बस्ट किया था, काफ़ी बड़ा वाइल्ड लाइफ सिंडिकेट था, जिसमें एग्जॉटिक मकाओस को स्मगल किया जा रहा था। इसमें हैकिन मकाओ, पेस्क्यूट पैरट, सीवियर मकाओ, हंस मकाओ, इस तरह के मकाओ बर्ड्स जो हैं, इनको ट्रैफिक किया जा रहा था। तो इस समय एक बात ये पता चलता है कि DRI जो है वो नेशनल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए वर्क करता है। गोल्ड, नार्कोटिक्स, फेक इंडियन करेंसी, एंटीक, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स, इन सब की स्मगलिंग के लिए ये वर्क करता है। क्लियर है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF को लेके इसमें कौन सा करेक्ट है? MSF हमेशा न्यूज़ में रहता है, RBI और बैंक की रिलेटेड एक टर्म है। इट इज़ अ विंडो फॉर कमर्शियल बैंक्स टू बोरो ओवरनाइट फ्रॉम RBI. Under it, bank borrows from RBI by pledging government securities at rate higher than repo rate. It is a window for scheduled banks to borrow overnight RBI in emergency situation. याद रखना, marginal standing facility
कैसे आप रिलेट कर पाएंगे, व्हेन इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप कंप्लीटली या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी। रीजन क्या है, जब बैंक्स, कौन से बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स, याद रखने वाली बात है कि शेड्यूल्ड बैंक्स जो होते हैं सिर्फ वही एमएसएफ वाली फैसिलिटी को ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात और याद रखने वाली है कि लास्ट ईयर दिसंबर में ही आरआरबीज को भी अलाउ कर दिया गया, रीजनल रूरल बैंक्स को अलाउ कर दिया गया कि वो भी एमएसएफ के थ्रू आरबीआई से पैसा उठा सकते हैं। तो ये एमएसएफ जो है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये एक इमरजेंसी टाइप ऑफ फैसिलिटी है। जब बैंक्स को हर जगह से पैसा मिलना बंद हो जाए, इंटर बैंक एक्सचेंज, रेपो, रिवर्स रेपो सब कुछ खत्म हो जाए, रेपो रेट से वो पैसा नहीं रेस कर पाए, तो वो आरबीआई के पास जा सकते हैं और मनी रेस कर सकते हैं। ये मनी वो कैसे रेस करेंगे, अपने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 3% तक कम करके। याद रखना कोविड से पहले 2% था, 31 मार्च 2021 तक के लिए ये 3% है। तो एमएसएफ क्या हुआ, एक इमरजेंसी सिचुएशन फंड है जिसमें शेड्यूल्ड बैंक, कमर्शियल बैंक नहीं, सिर्फ शेड्यूल्ड बैंक, वो बैंक जो आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किए गए हैं, वो बैंक्स इंटर बैंक लिक्विडिटी, जब उनके पास पैसा खत्म हो जाए तो वो आरबीआई के पास जाएंगे, बोलेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें लोन दे दो। अब ये लोन देखो महंगा दिया जाता है हमेशा रेपो से ऊपर, तो याद रखना एमएसएफ से ज़्यादा, रेपो से ज़्यादा रेट एमएसएफ का होता है। ये रेट चेंज होता रहता है, इसके लिए आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि रेपो और एमएसएफ में एमएसएफ का रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि आरबीआई डिस्करेज करती है बैंक्स को कि आप हमसे एमएसएफ में पैसा मांगने मत आओ, अपने रेपो से ही पैसा मांगो, क्योंकि एमएसएफ में कोई कोलेट्रल नहीं देना पड़ता है ना। बैंक ने पैसे पे पैसा लेता जा रहा है, कोलेट्रल नहीं है, तो फिर अनलिमिटेड डेट हो जाएगा, अनलिमिटेड बोरोइंग हो जाएगी और बैंक्स उसको रिपे नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना आरबीआई डिस्करेज करता है कि आप एमएसएफ में हमसे पैसा मत मांगो, ज़रूरत पड़ेगी तो देंगे। और कोविड में इसीलिए ये 3% किया गया एसएलआर का, मतलब 18% का जो एसएलआर है उससे आप 15% तक डिप कर सकते हैं। इस 3% एसएलआर के बदले आप अपनी एनडीटीएल का कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़, पूरा डिटेल में क्वेश्चन आएगा, तो आप 3% डिप होके बैंक आरबीआई से लोन रेस कर सकते हैं। क्लियर है? देन क्वेश्चन 24 है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज इज रिकमेंडेड बाय। इसमें से कौन सी कमिटी है जिसने रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात की? नंदन नीलेकनी, विवेक देबरॉय, राकेश मोहन, पीके मोहंती कमेटी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसका आंसर सोचो, करेक्ट होना चाहिए। देखो अगर आपके मेरे आंसर्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। तो देखते हैं, विवेक देबरॉय कमेटी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि विवेक देबरॉय कमेटी ने 2015 में कहा था कि 5% ट्रेन्स को हम, गुड्स ट्रेन्स या अदरवाइज ट्रेन्स को हम दे सकते हैं प्राइवेट लोगों को, इसका प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, रेलवे को भी बेनिफिट होगा, इनकम होगी, और जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको सर्विस मिलेगी। 95% जो ट्रेन्स हैं वो रेलवे खुद रखे और खुद चलाए। ठीक है। देन 25 कहता है असीम पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किस पर्पस के लिए लॉन्च किया गया? असीम पोर्टल न्यूज़ में रहता है हमेशा। तो टू हेल्प स्किल्ड पीपल फाइंड सुटेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, टू हेल्प स्टार्टअप्स टू गेट इजी एक्सेस इनिशियल फंड फॉर इट्स एस्टैब्लिशमेंट, टू हेल्प फिशरमैन टू आइडेंटिफाई फिश रिच एरियाज ऑफ एनी वाटर बॉडी, to facilitate central and state administrative staff to further opportunities in their respective departments। तो देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि सी तो यहाँ पे आपको देखने से पता चल जाएगा कि नहीं होगा, तो सी को हटा दो, आंसर इसका ए है। क्योंकि ये जो असीम पोर्टल लाया गया है ये आत्मनिर्भर स्किल जो एम्प्लॉयर मैपिंग है उसको एनहांस करने के लिए है। इससे क्या होगा, असीम पोर्टल से इंडस्ट्री की नीड्स को पता कर पाएंगे, है ना। तो पोर्टल जो है वो मैनेज किया जाएगा, वो ये बताएगा कंट्री में कितना स्किल्ड स्टाफ है, इंडस्ट्रीज़ के पास कितना स्किल्ड स्टाफ है, कितने स्किल्ड स्टाफ की नेसेसिटी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएंगी और इससे गवर्नमेंट को एक डेटा मिल जाएगा कि हमारी जो वर्कफोर्स है वो कितनी स्किल्ड है। अच्छा, ये डेवलप कौन कर रहा है? ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है बेटर प्लेस, इन्होंने मिलकर इस पोर्टल को डेवलप किया असीम को, और ये इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स को रजिस्टर करेगा वेबसाइट पे जाके, हमें डेटा से पता चल पाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
अटल इनोवेशन मिशन हैज़ लॉन्च्ड एम आईक्रेस्ट, ये किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन न्यूज़ में रहता है, आपको पता होना चाहिए। वीडियो पॉज करो और जल्दी से आंसर दो। देखो ये रिलेटेड है स्टार्टअप से, है ना। तो स्टार्टअप्स से क्यों रिलेटेड है? क्योंकि जो इंडिया का स्टार्टअप इंडिया स्टैंड-अप इंडिया मिशन था, वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2015-16 से लग रहा था कि हमें अपने स्टार्टअप इंक्यूबेशन सिस्टम को, स्टार्टअप कल्चर को एनहांस करना है, क्योंकि स्टार्टअप एम्प्लॉयमेंट भी देंगे और स्टार्टअप एक इनोवेशन भी कंट्री को प्रोवाइड करेंगे। कंट्री की जितनी भी वर्कफोर्स है वो स्किल्ड हो पाएगी और स्टार्टअप के थ्रू कंट्री को इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स मिल पाएंगे। तो यही रीज़न था कि नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, याद रखना नीति आयोग का है अटल इनोवेशन मिशन, इसने एम आईक्रेस्ट लॉन्च किया है। ये एम आईक्रेस्ट क्या कर रहा है? ये एनहांसमेंट प्रोग्राम है किनका? स्टार्टअप्स का। जो हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स हैं वो अपने आप को और ज़्यादा इन्हांस कर पाएँ और भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन पाए। चलते हैं क्वेश्चन 27 की तरफ। एक ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन कौन सी 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का पार्ट है? कोल, क्रूड, रेलवेज, डिफेंस इक्विपमेंट। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से आंसर आप लिख लो अपने पास, ठीक है। तो मैं बार बार कहता हूँ आंसर मैच तो आपका सिलेक्शन पक्का। तो अगर आप देखेंगे 8 कोर सेक्टर, 8 कोर सेक्टर में 1 and 2 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अब देखो 8 कोर सेक्टर्स का डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डेटा इंपॉर्टेंट हमारे पास ऐसा ये डेटा फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ गवर्नमेंट के लिए 8 कोर सेक्टर का डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो 8 कोर सेक्टर्स हैं ये प्राइमरी सेक्टर्स हैं किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। यही सेक्टर्स पे होने वाले इम्पैक्ट आपको इंडस्ट्रीज पे दिखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइज़र। इन एरियाज़ में अगर कुछ भी इश्यूज आते हैं या इसमें से किसी एक सेक्टर में कोई भी इशू आता है तो वो बाय एंड लार्ज आपको पूरे इंडस्ट्री पे दिखेगा ना। कोल इंडस्ट्री पे दिखेगा, ऑयल रिफाइनरिंग में इश्यूज हैं, इलेक्ट्रिसिटी में इश्यूज हैं, तो आपको ओवरऑल कंट्री के इंडस्ट्रियल सेक्टर में दिखेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ये 8 कोल सेक्टर जो है इसलिए इसका डेटा निकाल के रखती है, जिससे कि अगर इस पर कोई इम्पैक्ट हो रहा है तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर यहाँ पे डिमांड कॉन्ट्रैक्शन है तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड कम हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है ये 8 कोर सेक्टर इंपॉर्टेंट है आपकी इकोनॉमी के लिए, इसलिए इनको कोर सेक्टर कहा जाता है। तो अब देखिए, अब तो रिकवरी पाथ की बात आ गई है, रिकवरी हो रही है कोविड के बाद की, तो चीज़ें पहले से बेहतर होती जा रही हैं। तो अब चलते हैं नरेगा की तरफ। नरेगा बहुत न्यूज़ में था। तो नरेगा देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू MGNREGA। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑग्यूमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, मतलब लोगों को रोजगार देना और सामाजिक सुरक्षा देना। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर है और 100 दिन के एम्प्लॉयमेंट की बात करता है रूरल हाउस होल्ड को, एवरी फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ रूरल हाउस होल्ड। तो इसमें आप देखेंगे 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। देखो नरेगा 2005 से चलता आ रहा है। 2008 में इसका नाम MGNREG कर दिया गया था और तब से ये यही नाम से स्कीम चल रही है। ये क्या करती है? ये रूरल एरिया में जॉब प्रोवाइड करती है, 100 दिन का रोज़गार गारंटी करती है। हर एक फैमिली में एक पर्सन को रोज़गार मिलेगा एक टाइम में, ठीक है। अगर आपके फैमिली में 4-5 लोग काम करने वाले हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, तो नाम सबका जॉब कार्ड में आ जाएगा, लेकिन एक समय पे एक जने को रोज़गार दिया जाएगा। यही इसकी बेनिफिट है। और ये बात याद रखने वाली है कि जहाँ भी 100% अर्बन पॉपुलेशन है, जैसे दिल्ली जैसे एरिया में 100% अर्बन पॉपुलेशन है, तो ऐसी जगहों पे नरेगा एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा ये पूरे भारत में एप्लीकेबल है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है। और ये इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि कोविड में बहुत सारे जो माइग्रेंट्स वापस गए हैं उन सब को नरेगा में काफ़ी रोज़गार मिला है, वापस जाके एम्प्लॉयमेंट उनका एनहांस हुआ है। इसलिए ये स्कीम जो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, इस बार एक बून की तरह साबित हुई है, एक वरदान साबित हुई है। द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेटअप टू प्रोवाइड मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स फॉर, है ना। तो ये क्यों आया है एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड, ये देखने वाली बात है।
तो नंबर 1 इसमें आप देखेंगे प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें आप देखेंगे प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आया है और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट के लिए आया है। तो देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये प्री के लिए नहीं आएगी। देखो हमने क्या किया, ऐसे भी हम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स को मैनेज कर रही है, तो ये पोस्ट में आएगा। तो ये क्यों है, ये पोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए है या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है। इससे क्या होगा कि एक बार हार्वेस्टिंग हो जाए उसके बाद के मैनेजमेंट के लिए ये फंड बनाया गया है और इनफॉर्मल क्रेडिट ये फंड फार्मर्स को प्रोवाइड करेगा जो फार्म प्रोसेसिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ पे आना चाहते हैं। देखो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे यहाँ फूड प्रोडक्शन में इशू नहीं है, फूड के मैनेजमेंट में इशू है। प्रोड्यूस तो हम अपनी नीड का ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कर लेते हैं, लेकिन जब वो प्रोसेस होके या फाइनली सप्लाई चेन के थ्रू लोगों तक पहुंचता है तो अराउंड 50 to 60% ऑफ द फूड जो है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया और ये कहा कि एक बार जब खेती हो जाए, फसल आ जाए, तो पोस्ट हार्वेस्ट में आप इस फसल को ठीक से लोगों तक पहुंचा पाएं। इसके लिए भी अब आपको फॉर्मल क्रेडिट, फॉर्मल मतलब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टर्म आता है ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल तो साहूकार लोगों से जो लोन लिया जाता है, फॉर्मल का मतलब जो आप बैंक, NBFCs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशनल लोन्स होते हैं वो फॉर्मल होते हैं। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट ऑफ 2018, ठीक है। अब ये किस किस ऑफेंसेस पे लगता है, काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प्स और करेंसी, ठीक है। तो यानी अगर आप गवर्नमेंट स्टैम्प को या करेंसी को, मतलब स्टैम्प पेपर, राजस्व के जो स्टैम्प पेपर्स होते हैं या नोट होते हैं, इनकी आप डुप्लीकेशन करते हो, चेक किसी का डिसऑनर हो जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, सफ़ेद को काले धन को सफ़ेद धन बनाते हो, ट्रांजैक्शंस डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हो जिससे आप अपने क्रेडिटर्स, मतलब जिन्होंने आपको लोन दिया हुआ उनको आप ड्यूप कर रहे हो, उनको आप फ्रॉड, उनके साथ आप फ्रॉड कर रहे हो। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? देखो मैं आपको बता देता हूँ, 2018 में इसलिए लाया गया था क्योंकि जब विजय माल्या देश छोड़ के भाग गए थे तो सरकार को लगा एक ऐसा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट होना चाहिए जो इस तरह के जो भगौड़े होते हैं ना, जो भाग जाते हैं देश से कोई इकोनॉमिक क्राइम करके, उनके लिए भी हमारे पास कोई प्रोविज़न होना चाहिए जिससे कि हम उन लोगों को पकड़ पाएँ या उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर पाएँ, प्रॉपर्टी जो है कन्फिस्केट करके बैंक्स या गवर्नमेंट उसको बेच पाए। तो इसमें 1, 2, 3, 4 ऑल आर करेक्ट। अब ये नीरव मोदी के केस में भी इस बार लगाया गया था, तो ये अल्टीमेटली इसलिए है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास, क्रेडिटर्स के पास पावर आ जाती है कि वो प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर सकते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को बेच के अपने पैसा, जो उनका पैसा फंसा हुआ है, उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी किसके अगेंस्ट होगा? ये उनके अगेंस्ट होगा जिनके अगेंस्ट एक वारंट आ चुका है, अरेस्ट का वारंट, और उन्होंने 100 करोड़ का फ्रॉड किया है, 100 करोड़ के पैसे का फ्रॉड किया है। तो ये याद रखने वाली बात है। तो ये चारों चीज़ों में अप्लाई होगा अगर फ्रॉड 100 करोड़ से ऊपर का है। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। मिलेंगे अगली क्लास में सेट 4 के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।